Hello students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. फर्स्ट ऑफ ऑल गणेश चतुर्थी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बापा आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जिस भी क्लास में आप हैं, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, भगवान करे कि आपको उन सब में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले, आपको अचीवमेंट्स अच्छे मिले, आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं आपको वो गोल ज़रूर मिले। सो लास्ट वीडियो आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी। जो बच्चों ने नई बार पढ़ी होगी, आई होप उन्हें मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब भी किया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट आगे देते रहिएगा ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिलता रहे, मैं भी नई नई वीडियोस अपलोड करती रहूं, क्योंकि एक टीचर के लिए स्टूडेंट का जो सपोर्ट होता है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सो आई वॉन्ट दैट सपोर्ट फ्रॉम यू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जो मेन टॉपिक है हमारा वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। लेकिन उसके साथ साथ हम उसमें क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सेकंड वील टॉक अबाउट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव, वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या वेव से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वेव से रिलेटेड, वो हम पढ़ेंगे। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ बेटा, वो है हाउ टू लर्न द डिफरेंट रेडिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 रेडिएशंस होती हैं, जिनको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेसिस पे हम कैसे याद कर सकते हैं, वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो लास्ट तक वीडियो को देखना मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। हम किसके बारे में बात करेंगे, अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, कि ये है क्या। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये हमें जो दिया गया था, ठीक है, वो दिया था हमें जेम्स क्लार्क एंड मैक्सवेल ने। जेम्स क्लार्क और मैक्सवेल ने ये थ्योरी हमें दी थी 1864 में। और इसके जो मेन पॉस्टुलेट्स थे, जो मेन पॉइंट्स जो इन्होंने बोले थे, वो क्या क्या थे बेटा हमारे, ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट पॉइंट था इसका वो क्या था हमारा, दैट द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। ठीक है, किसी भी सोर्स से अगर कोई एनर्जी एमिटेड हो रही है, सपोज अभी जैसे इस रूम में आपका जो ट्यूबलाइट है वो जली हुई है, ठीक है, तो उससे जो एनर्जी आपका एमिट हो रही है वो जो एनर्जी दे रहा है, या फिर हम क्या करेंगे, आपका रॉड से अगर वाटर को हीट देंगे तो वो रॉड जो एनर्जी एमिट कर रहा है, या फिर सन जो एनर्जी एमिट कर रही है, तो कोई भी आपका हीटिंग मटेरियल जहाँ से एनर्जी क्या हो रही है हमारी, एमिट हो रही है, किसी भी सोर्स से एनर्जी एमिट हो रही है, द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉन्टिन्यूसली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी सोर्स से जो एनर्जी एमिट होती है वो कॉन्टिन्यूसली होती है, और उसके बाद उन्होंने बोला इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस। और वो एनर्जी किस फॉर्म में एमिट होती है, सबसे पहले तो वो कॉन्टिन्यूसली एमिट होती है, दूसरा वो रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट होती है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी। क्योंकि वो एक एनर्जी है और रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज हो रही है, इसलिए उसका एक स्पेसिफिक नेम रख दिया वहां पे, दैट इज रेडिएंट एनर्जी। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या था, एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से जो एनर्जी एमिट होगी इज कॉन्टिन्यूसली in the form of radiation के फॉर्म में एमिट होगी, एंड इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी। उसको क्या कहेंगे, रेडिएंट एनर्जी। तो जो एनर्जी एमिट होगी हमारी किसी भी सोर्स से बेटा, किसी भी सोर्स से, वो पहली बात तो कॉन्टिन्यूसली यानी लगातार रिलीज होगी, और किस फॉर्म में रिलीज होगी, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होगी, इसीलिए इस एनर्जी का क्या नाम रख दिया, रेडिएंट एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ।
ठीक है, एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट था यहाँ पे, वो पॉइंट क्या था आपका बेटा, दैट द रेडिएशन, ये जो अब रेडिएशन यहाँ से एमिट हुई है, दिस रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। बोथ आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के किस डायरेक्शन में होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। यानी अगर इस डायरेक्शन में आपका क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या फील्ड प्रोपोगेट करेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी दोनों के बीच में कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री का। सो द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as perpendicular to the direction of propagation of the radiation। एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे बेटा, लेकिन उसके साथ साथ ये दोनों किसके परपेंडिकुलर होंगे, जिस डायरेक्शन में ये रेडिएशन मूव कर रही है उस डायरेक्शन के भी प्रोपोगेट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो अजम्पशन लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा लेना बेटा। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी y एक्सिस है। अब ये तो 90 डिग्री दिख रही है, ये z एक्सिस है। z एक्सिस मतलब क्या है मेरा, ये मेरी हो गई देखो x एक्सिस, ये मेरी हो गई y एक्सिस और ये मेरी हो गई z एक्सिस। यानी आपकी तरफ z एक्सिस हो जाएगी, यानी आउटसाइड फ्रॉम द बोर्ड। ठीक है, तो अगर मान लो जो मेरी रेडिएशन है वो अगर x एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, उसका जो ऑसिलेशन है वो कहाँ है हमारा, एक्स एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ होगा, वाई एक्सिस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ होगा, जेड एक्सिस में। तो ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होंगे, साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में आपकी ये रेडिएशन मूव कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है, रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ both electric and magnetic field oscillating का मतलब, क्योंकि वेव है ना हमारा, वेव इस फॉर्म में मूव करता है तो उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे रेडिएशन को मूव करने को क्या टर्म दे दिया है, ऑसिलेटिंग। मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of radiation। जिस डायरेक्शन में आपका क्या कर रही है, रेडिएशन मूव कर रही है, उसके तो परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे ये दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आपस में भी क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये इन्होंने क्या कहा था, दूसरा पॉइंट। इतना क्लियर हुआ ना। थर्ड जो पॉइंट था यहाँ पे, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, दैट दिस रेडिएशन पजेस वेव नेचर। ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन में कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है, एंड इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ द लाइट दैट इज नियरली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो हमारी रेडिएशन होगी, इस रेडिएशन में कैसा नेचर होगा, वेव नेचर होगा, और ये किस स्पीड से मूव करेगी, विद द स्पीड ऑफ द लाइट दैट इज नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, that radiation possess wave nature। रेडिएशन में कैसा नेचर होगा, वेव नेचर होगा, एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट that is nearly 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या था, थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है, जो फोर्थ पोस्टुलेट था बेटा, फोर्थ पोस्टुलेट यहाँ पे क्या था, दैट दिस वेव, ये जो रेडिएशन है या वेव का है, क्योंकि हमने कहा रेडिएशन पॉजेस वेव नेचर, तो हम उसको वेव भी बोल सकते हैं। सो दिस वेव और दीज रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ये जो रेडिएशंस होती हैं जो हमारी किसी भी सोर्स से एमिट होती हैं, इन रेडिएशंस को प्रोपोगेट करने के लिए यानी कि ट्रेवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट मीन्स ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है इनके ट्रेवल के लिए। जैसे अभी यहाँ पे तो है बेटा, एयर है हमारा, तो एयर यहाँ पे एक मीडियम हो जाएगा जिससे ये ट्रेवल करेगी। ठीक है, लेकिन वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर पाएंगी। क्यों? बिकॉज दी radiations do not require any material medium. Clear? So fourth postulate is these radiations do not require any material medium for propagation. तो ट्रेवल करने के लिए इनको किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? तो ये आपका जेम्स क्लार्क और मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सारे पोस्टुलेट्स बोले थे, और फिर इसके बेसिस पे, ठीक है, इसके बेसिस पे इस थ्योरी का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी रखा गया। और इन वेव्स को, जो ये वेव्स एमिट हो रही है, इन वेव्स को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो इनमें क्या प्रेजेंट है, वेव नेचर प्रेजेंट है। दूसरी बात, ये जब प्रोपोगेट करते हैं तो इनके आसपास क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया इलेक्ट्रो, मैग्नेटिक फील्ड का आ गया मैग्नेटिक, और क्योंकि इनमें वेव नेचर प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे क्या आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, these radiations, ये जो रेडिएशन एमिट हो रही है किसी भी सोर्स से, these radiations are known as electromagnetic waves. ठीक है, सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है that why energy emitted from any source are known as electromagnetic waves, ठीक है, सो वहां पे आप क्या लिखेंगे? बिकॉज दोज रेडिएशंस possess wave nature and consist of both electric and magnetic field, that's why these are known as electromagnetic waves. क्लियर? इतना क्लियर हुआ बेटा? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ हो। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे भी कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। Now next we'll talk about some important characteristics of a wave. Okay, so wave से related क्या क्या terms यहाँ पे include होते हैं जो हमारे आगे हमें पढ़ने होंगे, हमें समझने होंगे, वो सारे terms यहाँ पे हम देखेंगे। So first we'll talk about the wavelength of a wave. First हम किसके बारे में बात करेंगे? About the wavelength of a wave. Now किसी भी wave की wavelength को हम कैसे define करते हैं? The distance between any two consecutive crust or trough. ठीक है, डिस्टेंस तो आप समझते हैं ना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है अगल बगल वाले, तो कोई भी दो अगल बगल वाले क्रस्ट या फिर कोई भी दो अगल बगल वाले ट्रफ के बीच की डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे, दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ अ वेव। ठीक है, मान लो ये हमारी क्या है? एक वेव है। ठीक है, अब ये हमारे क्या है? क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट किसे कहते हैं? क्रस्ट हमारा होता है द हायर सरफेस पार्ट ऑफ वेव। ठीक है, जो हायर सरफेस पार्ट होता है ये हमारी आपकी बेस लाइन है। इससे जो मान लो इसको मैं प्लस और प्लस लिखती हूँ, तो ये प्लस और प्लस कहाँ है? इस बेस लाइन के ऊपर है। ठीक है, और ये नेगेटिव और नेगेटिव कहाँ है? इस बेस लाइन के नीचे है। तो जो हायर सरफेस पार्ट है, यानी इसके अबव जो सरफेस पार्ट आ रहा है, बेस लाइन के अबव जो सरफेस पार्ट आ रहा है, द हायर सरफेस पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रस्ट। इसको क्या कह देंगे? क्रस्ट कह देंगे। और जो लोअर सरफेस पार्ट है ये वाला, इसको हम क्या कह देंगे? ट्रफ कह देंगे।
ठीक है, तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमारी, दिस डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। इसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे? वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन any two consecutive crust और ट्रफ, उसको हम क्या कह देंगे? वेवलेंथ कह देंगे। आया ना समझ में? अगल बगल वाले जो क्रस्ट है या अगल बगल वाले जो ट्रफ है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके मैक्सिमम पॉइंट से, ठीक है बेटा, यहाँ से नहीं, इनके मैक्सिमम से मैक्सिमम तक, मैक्सिमम हाइट से जो डिस्टेंस मेजर होगी, वो डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ कहलाएगी। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेम्डा। ठीक है, पढ़ते इसे क्या है? लेम्डा, और इसका शेप ऐसा उल्टा वाई टाइप का हो जाएगा बेटा, जैसे अपोजिट, जैसे वाई बनाते हैं, वाई का अपोजिट कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वेवलेंथ को डिनोट करेगा, और इसे बोलेंगे क्या? लेम्डा बोलेंगे। ठीक है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेम्डा एंड इट्स यूनिट्स, इसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, या फिर यूनिट कह लो, इट इज एक्सप्रेस्ड इन आर्मस्ट्रॉन्ग और मीटर और सेंटीमीटर और नैनोमीटर और पिकोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है बेटा, तो डिस्टेंस हम जिसमें मेजर करते हैं वही यहाँ पे भी यूनिट होगी। अब मीटर और सेंटीमीटर के बीच में तो आपको रिलेशनशिप पता ही है, दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन बाकियों में भी आपको रिलेशनशिप पता होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें ज़रूरी नहीं है कि यूनिट आपको मीटर या सेंटीमीटर में ही दी गई हो, तो वहाँ पे हमें उनको एक्सचेंज करना, इंटरचेंज करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर, जो 1 नैनोमीटर होता है दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर, और जो 1 पिकोमीटर होता है दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर। ठीक है, और मीटर हमें पता चल जाएगा, तो हम अगर उसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो हम उसको सेंटीमीटर में इजीली क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो वेवलेंथ हमारी क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, वो हमारी वेवलेंथ है। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट है वो है एंगस्ट्रॉम, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर एंड पिकोमीटर। तो ये पहला टर्म है जो कि किससे रिलेटेड है? हमारा वेव से रिलेटेड है। ओके, सेकेंड टर्म जो यहाँ पे है दैट इज फ्रीक्वेंसी। ना फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? देखो बेटा, अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या पढ़ा था कि किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन एमिट होती है वो कॉन्टिन्यूसली एमिट होती है, यानी एक वेव निकलेगी, फिर दूसरी निकलेगी, तीसरी निकलेगी, चौथी निकलेगी, वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज होती जाएंगी, कॉन्टिन्यूसली एमिट होती जाएंगी। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो डेफिनेशन है वो इसी पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, वो डेफिनेशन क्या है? दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, एक वेव का मतलब क्या है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ से मिलके जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं? एक वेव कहते हैं, दैट इज नोन एज वन वेव। ठीक है, तो मान लो ये हमारा एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी बार एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ का मतलब एक वेव, तो कितनी बार कितनी वेव्स हमारी ट्रेवल कर रही हैं एक सेकेंड में इस पॉइंट से, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, स्पीड जितनी ज्यादा होगी वेव्स उतनी पास करेंगी और फ्रीक्वेंसी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक पॉइंट से
कितनी वेव्स पास होंगी, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट में एक सेकंड से कितनी वेव्स पास होंगी, कितनी वेव्स जाएंगी, और एक वेव का मतलब मैंने आपको बता दिया 1 क्रस्ट 1 ड्रॉप, ठीक है। तो कितनी वेव्स इससे पास होंगी, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या कह देंगे, फ्रीक्वेंसी कह देंगे, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। वी है, वी को थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग में लिख दो, वो हमारा न्यू हो जाएगा, न्यू बोलेंगे हम इसे, ठीक है। और जो इसका एक्सप्रेशन है, यानी जो इसकी यूनिट है, एसआई यूनिट तो इसकी क्या है, एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, ठीक है। एच जेड, कैपिटल एच स्मॉल जेड, और साइकिल पर सेकेंड, और सिंपली सेकेंड इनवर्स, ठीक है। या तो हम इसको हर्ट्ज में हमें ये मिलेगी यूनिट, या फिर साइकिल पर सेकेंड में मिलेगी, या फिर सेकेंड इनवर्स में मिलेगी। और हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड में जो यहाँ रिलेशन है वो क्या है, दैट 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकेंड। ज्यादा कोई डिफिकल्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास होंगी, ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्लियर, सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ, ओके। जो थर्ड पॉइंट है हमारा बेटा, वो है देखो वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है हमारी, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। एक वेव एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना बेटा, एक सेकेंड आ रहा है करके, एक एक आ रहा है करके, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कह रहा है कि एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास होंगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन वेलोसिटी कह रहा है, वेलोसिटी स्पीड है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या कह रहा है कि एक सेकेंड में एक वेव कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, वो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, स्पीड ही तो है ना, और स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि एक वेव जो है वो एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये उसकी क्या बताएगी, वेलोसिटी। सो बेसिकली ये स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, वो उस वेव की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। क्लियर, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ओके। नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी, बी से नहीं रिप्रेजेंट करते, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और इसकी जो यूनिट है ना बेटा, ठीक है, जो यूनिट है इसकी, क्योंकि ये क्या है, स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, करेक्ट, इट्स मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ वेव, ये इसकी वेलोसिटी। क्लियर, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुए, इतना क्लियर हुआ। नाउ इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में एक फॉर्मूला रिलेशनशिप होता है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्पफुल होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज C इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा। C क्या है हमारा, वेलोसिटी, न्यू क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी, और लेमडा क्या है हमारा, वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, और इस फॉर्मूले को यूज करके हम काफी न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, ओके। सो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, वो क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, देखो
ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट का ये जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, दिस मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, या फिर द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्रफ, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जो भी वेव है उस वेव की क्रस्ट की मैक्सिमम हाइट या फिर ट्रफ की मैक्सिमम डेप्थ, ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसे क्या डिफाइन करेंगे, दैट एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो है मैक्सिमम हाइट है यानी डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, जो यूनिट डिस्टेंस की होती है, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, जो भी यूनिट हमारी किसकी होती है, डिस्टेंस की होती है, वो यूनिट हमारे एम्पलीट्यूड की हो जाएगी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस की क्या होती है, यूनिट होती है, वही इसकी भी क्या होगी, यूनिट होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। अब जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है एक वेव की, वो है हमारा वेव नंबर। नाउ वेव नंबर का मतलब क्या है, वेव नंबर ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, वो उस वेव का क्या हो जाएगा, वेव नंबर। क्लियर, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे, उस 1 सेंटीमीटर लेंथ में हमारी कितनी वेव्स प्रेजेंट है, वो उसका क्या हो जाएगा, वेव नंबर। सो वेव नंबर ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, मान लो एक डायग्राम ऐसा ड्रॉ करती हूँ, इसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, मैंने ये चीज ड्रॉ की, तो एक ही वेव आई, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, और दूसरी बार मैंने 1 सेंटीमीटर में क्या किया, यहाँ पे बहुत सारी वेव्स आई, 1 2 3 4 5 वेव्स, तो इसका वेव नंबर क्या हो जाएगा, 5, इसका वेव नंबर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर, तो वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। ये जो हमारा 1 सेंटीमीटर लेंथ है, इस 1 सेंटीमीटर लेंथ में हमारी कितनी वेव्स प्रेजेंट है, यही इसका क्या होगा, वेव नंबर होगा। क्लियर, एनी डाउट? अगर कोई डाउट होगा बेटा तो रिमाइंड करके देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा फिर भी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्लियर, अब एक फॉर्मूला तो हमने क्या देखा था, जो वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को कोरिलेट करता है, दैट इज c इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा। अब एक फॉर्मूला हम देखेंगे जहां पे जो ये वेव नंबर है, ये वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड है और हम कैसे वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वेवलेंथ, ये जो वेव नंबर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। ठीक है, न्यू तो मैंने बताया था ना, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो न्यू, उसके ऊपर लाइन खींच दीजिए तो इट बिकम्स न्यू बार, उसको हम न्यू बार कहेंगे, एंड न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, और इसी से इसकी यूनिट भी आपकी क्या होगी, एक्सप्रेस होगी। अगर मान लो लैम्डा हमारा सेंटीमीटर में है तो न्यू बार हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। अगर लैम्डा मीटर में है तो न्यू बार हो जाएगा मीटर इनवर्स। अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो न्यू बार हो जाएगा एंगस्ट्रॉम इनवर्स। क्लियर, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, और ये कैसे कोरिलेट होता है, न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, एंड इसी से इसकी यूनिट आती है इधर सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स, जो भी है। क्लियर, ठीक है, सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी वेव की। आई होप आपको समझ में आया हो। और अब हमारा
जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस वीडियो का, वो दैट अ ट्रिक हाउ टू लर्न द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हम कैसे याद कर सकते हैं। तो ट्रिक पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, हमारी जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ में आपका वेरिएशन शो करती है, जिसकी वजह से हमारे पास आपका डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब हम क्या करते हैं, उनकी आपका इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग वेवलेंथ के बेसिस पे अगर हम अरेंज करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, अब ये मैं इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ इतने श्योरली के साथ क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, C इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा। अब अगर मैं लेमडा इधर लाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, C अपॉन लेमडा इक्वल्स टू न्यू, यानी न्यू और लेमडा के बीच में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है, इनवर्स रिलेशन। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लेमडा क्या होगा, घटेगा। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations are arranged on the basis of increasing frequency or decreasing wavelength। तो जो हमारा बनेगा स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्लियर हुई। डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब हम इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग वेवलेंथ के बेसिस पे अरेंज करेंगे तो वो हमारी जो बनेगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो डायग्राम बनेगा वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा। जो ट्रिक याद करनी है वो देखिए, रेडियो में इनविजिबल यूनिक जाइलोफोन गर्ल का सेलिब्रेशन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लाइन लर्न करनी है, दैट इज रेडियो में इनविजिबल यूनिक जाइलोफोन गर्ल का सेलिब्रेशन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में। अब इसी लाइन में आपको सारी वेव्स मिल जाएंगी। फर्स्ट तो हमारा आ जाएगा रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। सेकेंड एम फॉर माइक्रोवेव्स। थर्ड आ जाएगा इन मीन्स इंफ्रारेड। Next visible, next U means ultraviolet, ultraviolet, next X, X-rays, next G, gamma rays, and next C, cosmic rays। क्लियर। और इसी के साथ मैंने आपको फ्रीक्वेंसी लर्न करने का भी यहाँ पे टर्म बता दिया है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में, यानी सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी होगी, आपकी कॉस्मिक रेज। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, कॉस्मिक रेज की। यानी जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज की है, तो यहाँ से यहाँ जाने में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ हमारी क्या होगी,
डिक्रीज हो। तो इसके साथ साथ ये जो मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई है, इसमें आपको एक तो ये जो रेडिएशंस हैं इनके नेम याद हो जाएंगे, इनकी सीरीज याद हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको क्या याद हो जाएगा कि जो कॉस्मिक रेज है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ से यहाँ जाने में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ हमारा डिक्रीज होगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक, इस ट्रिक की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये भी याद रख सकते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? सो आई होप आपको आज की जो वीडियो है उसमें जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछेगा, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए देन सब्सक्राइब कीजिए, सेव कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।